नमस्कार दोस्तों। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 वैल्यूएशन। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप कोई सिक्योरिटीज बाय करना चाहते हैं, ठीक है। अब हो सकता है वो चाहे इक्विटी में हो, फ्यूचर ऑप्शन में हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो। तो वहाँ पे आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप क्या प्राइस पे कर रहे हो और बदले में आपको क्या मिल रहा है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ कि जो सिक्योरिटी है, मतलब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इक्विटी का। मान लीजिए आप किसी कंपनी का आप स्टॉक बाय कर रहे हो, ठीक है। आपने उसके लिए 1000 रुपये पे करा, यानी पर शेयर आपने 1000 रुपीज़ पे करा है, ठीक है। तो 1000 रुपीज़ क्या है जो आपने अमाउंट पे करा है, लेकिन बदले में आपको क्या मिल रहा है। तो उसके लिए आपको उस कंपनी का जो एनालिसिस है वो करना ज़रूरी है कि हाँ कि अभी जो प्राइस है इस कंपनी का वो 1000 है, लेकिन एक्चुअल में मुझे पता है कि इस शेयर की जो वैल्यू वो ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि जो कंपनी है वो काफ़ी ग्रोथ करने वाली है, कंपनी जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस जो स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे कोई एग्जैक्ट कोई मेथड नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अलग वैल्यूएशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हैं, ठीक है। तो आप किसी भी स्टॉक की जो वैल्यू है वो अलग अलग मेथड से आप निकाल सकते हो। अलग अलग मेथड के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा मेथड आपके लिए सुटेबल है, या फिर आप चाहो तो अपना खुद का एक मेथड आप बना सकते हो। तो उसके लिए आपको जो कंपनी है उसका पूरा एनालिसिस करना ज़रूरी है। अब वो चाहे क्वांटिटेटिव हो चाहे वो क्वालिटेटिव हो, आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस चलेगा, मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पहले से तो वो अच्छी बात है, ठीक है। या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर या फिर पर्टिकुलर एक कंपनी है उसके बारे में अगर आपको अच्छे से पता है तो आप उस स्टॉक की जो वैल्यू है और अच्छे से आप निकाल पाओगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वाई वैल्यूएशंस आर रिक्वायर्ड, मतलब वैल्यूएशन करना ज़रूरी क्यों है। तो सिंपल ये बात है, या तो आप शेयर बाय करना चाहते हो या फिर आप शेयर सेल करना चाहते हो, ठीक है। या फिर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि एक कंपनी किसी और कंपनी को बाय करना चाहती है, तो उस कंपनी को कैसे पता चलेगा कि की जो सामने वाली कंपनी है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्या हमें उसे बाय करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कई बार मर्जर्स एंड एक्विजिशन में भी आते हैं, ठीक है। और कई बार जब इक्विटी स्वैप भी हो रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हमको ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है एक्चुअल में क्या है। और वैल्यूएशन निकालने का एक और रीज़न है, जैसे अकाउंटिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया और अदर रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब के लिए भी वैल्यूएशन निकालना ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी कंपनी की मतलब वैल्यूएशन निकालोगे तो वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि हाँ कि वो स्टॉक ओवर प्राइस्ड है या फिर अंडर प्राइस्ड है। तो जब भी आप ये वैल्यूएशन कर रहे होगे तो वहाँ पर जो भी वैल्यूएशन होगी वो एस्टिमेशन बेसिस पे होगी। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आप कुछ अजम्पशंस लेके चलोगे कि अच्छा मान लेते हैं कि कंपनी ग्रोथ ये रहेगी आने वाले साल में, ठीक है, और मैं इतना रिटर्न चाहता हूँ वगैरह वगैरह। Sources of value in a business: earnings and assets. Warren Buffett stated there are only two sources of value in a business: earnings and assets. तो वॉरेन बफेट का ये कहना है कि बिजनेस की जो वैल्यू है, ठीक है ना, उसके सिर्फ दो ही सोर्सेज हैं। पहला है अर्निंग्स एंड एसेट्स। एनी एसेट, वेदर ए फाइनेंशियल एसेट सच एज ए स्टॉक और ए बॉन्ड और ए रियल एस्टेट, जनरेट्स टू स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज: periodic earnings and a final inflow on sale of the assets. In case of bonds, coupons produce earnings and redemption or sale of bond in the market produces one-time cash flow. Equities also produce earnings in the form of dividends and then one-time cash flows on sale. Real estate provide rental income and appreciated a capital value on sale. तो यहाँ पे जो असेट है वो किसी प्रकार की असेट हो सकती है, जैसे फाइनेंशियल असेट्स है या फिर कोई स्टॉक है या फिर बॉन्ड है या फिर रियल एस्टेट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर
रियल इस्टेट की, तो रियल इस्टेट आपको दो तरीके की इनकम देता है। सबसे पहला आपका कि अगर अगर आपने अपना रियल इस्टेट अगर आपने रेंट पे दे रखा तो वहाँ से आपके पास कैश फ्लो आ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो आपका बेनिफिट होगा कि अगर मान लीजिए आपकी रियल इस्टेट की वैल्यू अगर बढ़ गई है और आपने उसको सेल कर दिया है तब आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बॉन्ड्स वगैरह की, तो बॉन्ड्स वगैरह में सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलता है। जब वो बॉन्ड वगैरह रिडीम होते हैं तो वहाँ पर आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड वगैरह है वहाँ पर सिर्फ आपको वन टाइप सिर्फ एक ही तरीके का आपको कैश फ्लो मिलता है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें इक्विटीज़ की, तो इक्विटीज़ में आपको दो तरीके की अर्निंग्स वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। पहला है आपका डिविडेंड, ठीक है, जो कि हो सकता है आपको साल के बीच में मिले या फिर जब साल ख़त्म हो जाए, मतलब ईयर एंड हो जाए तब, ठीक है। और जब आप इक्विटी आप बेच दो। Businesses are established for the same reason, to generate cash flows in the form of earnings and the potential to release cash flows from the sale of tangible and intangible assets. If earnings are not sufficient or they die down, and owners proceed to collect their money from liquidation of business and assets. तो जो बिजनेस होते हैं वो भी इसीलिए ही बनाए जाते हैं ताकि वहाँ से ताकि बिजनेस से हमें कैश फ्लो हमें मिलता रहे, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं जो उनकी टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स हैं उनको बेच करके वहाँ से हमें थोड़ा बहुत कैश फ्लो मिल जाए। लेकिन कई बार जो बिजनेस होते हैं तो वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो जब वो बंद होंगे तो वहाँ पर भी उनके पास कुछ ना कुछ उन्हें कैश मिलेगा, ठीक है। तो बिजनेस भी दो ही रीज़न की वजह से बनाए जाते हैं। पहला कि वहाँ से हमें कैश फ्लो जनरेट होता रहे, और अगर मान लीजिए उसकी और एक टाइम पे उनकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है, या फिर बढ़ सकती है और ये फिर हो सकता ना बढ़े। लेकिन यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए आपने एक बिज़नेस ओपन किया, वहाँ से आपको कैश फ्लो आपको मिल रहा है प्रॉफिट की फॉर्म में, ठीक है, और 2 साल बाद उस बिज़नेस की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है तो आप उसको सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी जो कैपिटल है उसका एप्रिसिएशन हो गया। Interestingly, lenders also think the same way. A lender will first ensure that the business will able to generate the cash flows to meet its obligation before making the lending. The collateral offered is not the primary consideration in their decision making, and it is only a fallback mechanism to recover their money if their cash flow estimates prove wrong. They want borrowers to pay from their cash flow streams. It is also important to note that the capability of the business assets to pay up all liabilities and settle the equity holders is always doubtful. Assets may be worth a lot less than what they appear for in the balance sheet, but outstanding liabilities have to be settled. तो जो लेंडर होते हैं, यानी जो मनी उधार पे देते हैं, ठीक है, तो वो भी ये इंश्योर करते हैं कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म करे और वहाँ से कैश फ्लो जनरेट हो। कंपनी ने मतलब अगर किसी कंपनी ने कोई लोन ले रखा है, ठीक है, तो जो लेंडर है वो कोलैटरल पे उतना वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा। उसका मेन फोकस रहेगा कि जो कंपनी है वो कैसे वो कैश फ्लो जनरेट कर रही है। उनका मेन फोकस ये है कि जो कंपनी है यानी जिसने लोन लिया है वो अपनी जो कैश फ्लो है वो वहाँ से उनको मनी दे। तो इसीलिए ये देखना ज़रूरी है कि जो बिज़नेस है वो कैपेबल है या फिर नहीं है। और देखिए कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास जो असेट्स होती हैं, यानी बिजनेस के पास जो असेट्स हैं, ठीक है, वो इतनी वैल्यू नहीं रह पाती हैं। देखिए अब सिंपल बात है, कंपनीज की जो लाइबिलिटीज़ है वो तो फिक्स ही रहेंगी, ठीक है, मतलब वो तो उनको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन जो असेट्स हैं उनका कुछ भरोसा नहीं, हो सकता है वो उनकी वैल्यू एक्चुअल में ज़्यादा हो सकता है, उनकी वैल्यू एक्चुअल में कम हो। तो जो लाइबिलिटीज़ है उसे भी देखना ज़रूरी है कि क्या वो ज़्यादा है या फिर नहीं, या फिर जो लाइबिलिटी है उसे हमें कंपेयर करना पड़ेगा इक्विटी के साथ कि अगर लाइबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी तो यहाँ पे एक सिग्नल है कि हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है, या फिर हमें उस कंपनी को और मनी देना चाहिए फिर नहीं एज ए डेट।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक बिजनेस का जो वैल्यूएशन है उसका निकालने का अलग अलग मेथड है, मतलब हम उसको अलग अलग तरीके से उसको बिजनेस की जो वैल्यू है निकाल सकते हैं। लेकिन एक फेमस मेथड है जो कि ज़्यादातर जो एनालिसिस्ट है वो यूज़ करते हैं, इसका नाम है DCF मेथड। इसकी फुल फॉर्म है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो आज हम इसकी मदद से पता लगाएंगे कि हम एक कंपनी की जो वैल्यू है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, और उस कंपनी का जो स्टॉक है उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या है, ठीक है, और उससे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस मेथड में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें उस कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है हमें वो निकालना पड़ता है। तो आमतौर पे ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है उसे ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस शीट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो हमें एग्जैक्ट जो फिगर चाहिए वो नहीं बता पाती, और जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो चाहे तो उसके साथ छेड़खानी कर सकता है, लेकिन कैश फ्लो के साथ छेड़खानी करना उतना आसान नहीं है, उतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि जो फ्री कैश फ्लो हम वो निकाल के सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि आपको मिलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो कंपनी की जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखिए, नेट कैश फ्लोज जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो वो आप ले लीजिए, फिर आप उसमें से माइनस कर दीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? वो खर्चा जो किसी असेट को बाय करने में किया गया हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये आपको मिलेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है, वो आपको दे रखा है। तो ये दे रखा है ब्रैकेट में। ब्रैकेट में तो जो चीज़ हमें ब्रैकेट में दे रखी है मतलब क्या, वो माइनस में है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हमें वो लेना है, फिर उसमें से हमें माइनस करना है ये अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा से यहाँ पे माइनस लगाएंगे। नेट कैश फ्लो आप लिखिए, ठीक है, आप माइनस और ये पूरा अमाउंट आप लिख लीजिए, दैट्स इट। तो आपके पास आ जाएगा फ्री कैश फ्लो। अब ये जो फ्री कैश फ्लो है ये आपको कम से कम 5 साल का चाहिए। अगर 3 साल का मिल जाता है तो चलेगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए अगर आपको 5 साल का मिल जाए तो आपके लिए और बेटर है। और जब आप फ्री कैश फ्लो जब आप निकाल रहे होंगे तो आपको ये भी देखना है कि कई बार क्या होता है कि कंपनी की 2 बैलेंस शीट होती हैं, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक होती है स्टैंड अलोन बैलेंस शीट और एक होती है कंसोलिडेटेड। तो आप एक के बेसिस पे आपको फ्री कैश फ्लो आपको निकालना है। तो जब आपके पास कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो वो निकल आएगा तो फिर आपको क्या करना है, उस बिजनेस, वो जो कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल देखना है कैसा है, रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, और फ्यूचर ग्रोथ क्या रह सकती है, मतलब क्या फ्यूचर में वो कंपनी ग्रो करेगी या फिर नहीं करेगी, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी उनके पास, उनका मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, और जो प्रमोटर हैं उनका बिहेवियर, उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सारी चीज़ आपको देखनी है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि अब हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ, की कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ है वो कैसी रहने वाली है, मतलब वो 10% 12% से ग्रोथ करेगी या फिर उससे ज़्यादा से या फिर कम से। तो उसके लिए आपको पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो आपको सारा समझना पड़ेगा ठीक तरीके से। जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो फिर आप बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 1 में हमने कंपनी के करीब 5 साल के हमने फ्री कैश फ्लो हमने निकाल लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, उन सबको हम ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आपने 5 साल का निकाल रखा है तो आप 5 साल के जो फ्री कैश फ्लो आप उसको ऐड कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा, और अगर वो फ्री कैश फ्लो अगर 5 साल का है तो आप डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, अगर वो 3 साल का है तो आप डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, अगर वो 2 साल का है तो आप डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एवरेज फ्री कैश फ्लो। अब आता है स्टेप नंबर 4। अब हमें ये जूम करके चलना है कि कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ रेट है वो क्या रहने वाली है, मतलब आगे आने वाले जो 5 साल हैं कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ रेट है वो क्या रहने वाली है, वो 8% रहने वाली है, 7%, 10%, 12%, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम करा है कि आगे आने वाले जो 5 साल है कंपनी 15% से वो ग्रो करने वाली है, ठीक है। फिर जब 5 साल का आप निकाल लेंगे फिर उसके बाद आपको ये जूम करना है कि हम ये जूम करके चलेंगे कि उसके बाद क्या होगा कि कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ये जूम करा कि
कि आगे आने वाले जो 5 साल है कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो रहेगी 15%, उसके बाद कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो रह जाएगी 12%। तो हम क्या करेंगे, अब हम कंपनी की जो फ्यूचर कैश फ्लो है हम वो निकालेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो फ्री कैश फ्लो था इसका हम निकालेंगे 15%, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका निकाला 15%, इसमें ऐड बैक कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये अमाउंट हो गया। फिर हम निकालेंगे 2021 का, फिर ये अमाउंट हमने लिया, फिर इसका निकाला 15%, ठीक है, ऐड बैक करा, यहाँ पे लिखा। तो इस तरीके से हम 1 2 3 4 5 हम 5 साल का हम अपना फ्री कैश फ्लो हम निकाल लेंगे, मतलब फ्यूचर फ्री कैश फ्लो हम निकालेंगे, ठीक है। फिर जैसा कि हमने ये जूम करा था कि उसके बाद कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी, वो 15 से 12% हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट का अब हम निकालेंगे 12%। तो उसी तरीके से आपको करीब 10 साल का आपको फ्यूचर फ्री कैश फ्लो आपको निकालना है। तो अब हमने क्या करा था कि हमने कंपनी का जो फ्यूचर फ्री कैश फ्लो था वो तो हमने निकाल लिया था। अब हमें ये देखना ज़रूरी है कि ये जो फ्यूचर फ्री कैश फ्लो है इसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या है, इसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, जो कि यहाँ पे मैंने दे रखा है, ठीक है। तो जब मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली 271.4 की, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई 251.30, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 10 साल की जो प्रेजेंट वैल्यू है आपको निकालनी है। तो जो फॉर्मूला है वो आपको कुछ इस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पे आपको लिखना है अमाउंट, ठीक है, जिसकी भी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, +1 प्लस डिस्काउंट रेट। अब ये डिस्काउंट रेट क्या है? डिस्काउंट रेट को समझने के लिए हमें पहले ये समझना जरूरी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक्सपेक्टेड रिटर्न में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपना पैसा चाहो तो एफडी में आप लगा सकते हो, जहाँ पर आपका पैसा सेफ है, ठीक है। वहाँ पर आपको साल भर में करीब 6 से 7% आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप चाहो तो पैसा इक्विटी मार्केट में लगा लो, जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और लेकिन वहाँ पे जो रिटर्न है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने क्या, अगर मान लीजिए आपने एफडी को छोड़ के आपने अपना पैसा इक्विटी मार्केट में लगाया, तो मतलब क्या है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो होती है आपकी 6%, ठीक है। आपने उस 6% को छोड़ के आप चले गए इक्विटी मार्केट में। अगर आप इक्विटी मार्केट छोड़ते यहाँ पर आ जाते तो यहाँ पर जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती वो होती 12% 15%, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप ये मान के चलिए 8%। अब 8% क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो सबसे सेफ माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, प्लस वहाँ पे आपको 8% का रिटर्न भी मिल जाता है, ठीक है, जो कि रिस्क फ्री है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न तो वो आपके ऊपर है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न चाहते हैं। तो मान लीजिए आप चाहते हैं 15%, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों में से एक रिटर्न को आपको चूज करना है, तो वही आपका होगा डिस्काउंट रेट। तो मेरे हिसाब से आप जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यानी 8%, आप उसको ही यहाँ पे लेके चलिए, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में हम आमतौर पे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं हम उनको ही हम एज ए बेंचमार्क लेके चलते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा आपका, जैसे अगर आपको निकालना है सन 2029 का, तो आप यहाँ पे अमाउंट लिखिए 1 प्लस डिस्काउंट रेट होगा हमारा 8%, और n मतलब है ईयर। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो 10 साल बाद का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10। यानी कि अगर आपको उससे पहले ईयर का निकालना है तो आप अमाउंट लिखेंगे 1 प्लस जो भी आपका डिस्काउंट रेट है, जो भी आप चाहते हैं 8% 9%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा ईयर। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का हम करेंगे टोटल। नाउ अब हमें क्या करना है कि 6 स्टेप में अब हमें ये जूम करके चलना है कि 10 साल बाद की जो कंपनी है, ठीक है ना, उस टाइम पे उस कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो था उसके 15 टाइम्स का जो अमाउंट होगा उस पर वो सोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि कंपनी के 10वें साल का जो फ्री कैश फ्लो था वो इतना था 388.47, ठीक है।
तो हम यहाँ पे ये जूम करके चल रहे हैं कि कंपनी इसके 15 टाइम्स के अमाउंट पे वो सोल्ड हो जाएगी। तो ये भी आपको एज्यूम करके चलना है कि वो 15 टाइम्स पे होगी, 12 टाइम्स पे होगी, 10 टाइम्स पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा, हमारे पास ये अमाउंट आ गया। ठीक है, तो यानी कि हमने ये मान के चला कि इस अमाउंट पे कंपनी 10 साल बाद वो सोल्ड हो जाएगी। अब हमें ये भी देखना है कि उस टाइम पर कंपनी के पास जो एक्सेस कैपिटल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो कितना है। तो ये भी आपको एज्यूम करके चलना है। ठीक है, कि उस टाइम पे कंपनी की जो कैपिटल होगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, वो कितना होगा। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये एज्यूम करने में कि कंपनी के पास उस टाइम पे कितनी कैपिटल हो सकती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो सकता है। तो यहाँ पे हमने माना है कि उस टाइम पे कंपनी के पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और जो कैपिटल होगी वो होगी 1000 करोड़। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 1000 की भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है, जो कि है 463.8 करोड़। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने प्रेजेंट फ्री कैश फ्लो हमने निकाला था, मतलब जो भी हमने प्रेजेंट कैश फ्लो का जो हमने निकाला था सम, उसको यहाँ पे लेंगे हम। देखिए यहाँ पे जो अमाउंट था ना हमारा 3241.33, ये अमाउंट लेंगे हम, प्लस इसमें ऐड करेंगे सेल अमाउंट ऑफ कंपनी। ठीक है, जो हमने निकाला था। उसके बाद जो हमारे पास जो कैपिटल थी और जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हमने अज्यूम करा था 1000 करोड़, और जो हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी वो, तो उन तीनों अमाउंट को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है, मतलब कंपनी की जो वैल्यू है वो इतनी है हमारे हिसाब से। और हम ये मान के चलते हैं कि राइट नाउ कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो इतनी है, मतलब 2700 करोड़ है। ठीक है, और कंपनी के पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इतने हैं। तो जो हमने कंपनी की जो वैल्यू निकाली थी, अगर हम ये जानना चाहें कि उसके हिसाब से कि कंपनी की जो पर शेयर है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे कंपनी का जो हमने वैल्यूएशन के हिसाब से जो हमने अमाउंट निकाला था वैल्यूएशन के हिसाब से वो लिखा, डिवाइड बाय जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर है। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट निकल के आया 782 रुपीज़। यानी कि हमारे हिसाब से अभी जो कंपनी का शेयर है उसका एक शेयर का जो प्राइस है वो इतना होना चाहिए 782 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपेयर करना है इंट्रिंसिक वैल्यू को और मार्केट प्राइस को। तो हमारे हिसाब से कंपनी के जो शेयर है उसका प्राइस होना चाहिए 782 रुपीज़, लेकिन मान लीजिए मार्केट में उस कंपनी के जो प्राइस, उस कंपनी का जो शेयर है उसका प्राइस चल रहा है 2273 रुपीज़। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो शेयर है वो ओवर वैल्यूड है हमारे हिसाब से, मतलब एक्चुअल वैल्यू उसकी ये होनी चाहिए लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी ये दिखा रहा है। तो हमारे हिसाब से वो जो शेयर है वो क्या है, वो ओवर वैल्यूड है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो। तो ये था आपका डीसीएफ मेथड। और कोशिश ये कीजिए कि जो डीसीएफ मेथड है वो होल्डिंग कंपनीज पे आप ना अप्लाई करें। ठीक है, तो आप खुद से जो डीसीएफ मेथड है आप उसको यूज़ करके देखिए। अगर आपको कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं।